हेलो, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और ये हमारे क्लास चल रहा था जो हमने आखिरी वीडियोस में देखा था बेसिकली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने क्या देखा अब तक, प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर जिसके मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर इसके बाद हमने देखा था किस तरीके से एंड्रोशियम के अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हुआ और फिर उसके बाद जो है गाइनोशियम के अंदर जो है ओवम का निर्माण हुआ, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने कवर किया पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन, जहां पर हमने क्या देखा था, मेनली जो पॉलन गिरता है वो 2 सेल वाला पॉलन होता है और जब गिरेगा और पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है तो यहाँ पर जो 2 सेल्स थे जिसमें एक वेजिटेटिव सेल था और एक जनरेटिव सेल था, ये जनरेटिव सेल वापस से डिवाइड कर जाता है 2 सेल में। मतलब जो स्टिग्मा पर गिरा पॉलन वो 3 सेल का हो जाता है, एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल जो होता है ये हेल्प करता है पॉलन ट्यूब के निर्माण में। वहीं 2 जो जनरेटिव सेल होते हैं ये क्या कर रहे थे, एक जनरेटिव सेल गया था और पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है फर्टिलाइज कर दिया था। तो पोलर न्यूक्लियाई और जो पॉलन था, एक जो जनरेटिव सेल पॉलन था, दोनों मिलकर क्या बनाता है, तो पोलर न्यूक्लियाई और पॉलन मिलकर जो है बनाता था एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म। वहीं दूसरा जो पॉलन था वो रिएक्ट कर गया एग सेल के साथ और एग सेल फ्यूज कर गया, एग सेल और पॉलन ये आपस में जो है फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, 2 चीजें हमें मिल रही हैं, एक एंडोस्पर्म और दूसरा जो है जाइगोट। अब आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक नया टॉपिक जो मेनली है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब फर्टिलाइजेशन तक जो कहानी था वो तो हो गया कि एंडोस्पर्म और जाइगोट बन चुका है, अब आगे प्लांट में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, सबसे पहले होगा ये कि ये जो एंडोस्पर्म बना है इस एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, मेनली एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि अब जो जाइगोट बढ़ेगा, तो जब जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ना, भोजन चाहिए। तो ये भोजन आएगा कहां से, तो ये भोजन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म सबसे पहले खुद को डेवलप करेगा ताकि भोजन तैयार कर ले, और जब भोजन तैयार हो जाएगा तो फिर जो जाइगोट है ये डिवीजन स्टार्ट करेगा और ये जाइगोट डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो जो है यहीं आगे जाके बन जाएगा सीड। तो मेनली क्या देखो, जो पूरा ओव्यूल होता है प्लांट के अंदर, प्लांट का जो ओव्यूल था ये बदल जाएगा पूरा का पूरा सीड में, और जो ओवरी था ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्लांट का ओव्यूल होता है इसी से सीड बन जाता है, ओव्यूल ही सीड में चेंज हो जाता है और जो ओवरी होता है ये बदल जाता है फ्रूट में। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, सेपल्स, पेटल्स और बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं उसका कोई काम नहीं होता है, तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो गिर जाएंगे, उनका कोई कार्य जो है नहीं बचेगा। तो हमें मेनली जो है ये 4 चीजों पे फोकस करना है। क्या, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का किस तरह से डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का काम क्या है, तो इसका काम ये है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो एंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिएंट्स देता है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो जाइगोट बना है ये जाइगोट डिवाइड करेगा और एम्ब्रायो बनाएगा, यही एम्ब्रायो जो है मेनली आगे जाके नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा। उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड से जो है मेनली जो ओव्यूल होता है ये चेंज होता है सीड में, पूरा का पूरा जो ओव्यूल है ये बदल जाएगा सीड में, और फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, तो ये जो ओवरी होता है ये फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। हम इन्हीं को एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास इवेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब हुआ, इसको ट्रिप्लॉइड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया मेनली, देखो क्या, पोलर न्यूक्लियस में, पोलर जो न्यूक्लियाई था उसमें 2 न्यूक्लियस था, अगर ध्यान हो तो पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस होता है और पॉलन का अपना एक न्यूक्लियस।
तो 2 और 1 जब मिलेगा तो 3 बनता है मेनली। तो यहाँ पर क्योंकि जो ये एंडोस्पर्म बना है इसमें 3 न्यूक्लियस है, इसलिए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बोला जा रहा है इसको। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है अब ये डिवाइड करेगा और ये बना लेगा पूरा जो एंडोस्पर्म तैयार करेगा ताकि न्यूट्रिएंट जो है डेवलप हो सके। तो हम देखेंगे मेनली इसी डेवलपमेंट को लेकर कि किस तरीके से प्लांट में जो है ये एंडोस्पर्म डेवलप कर रहा है। प्लांट में जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है ये 3 तरीके से होता है। पहला जो डेवलपमेंट है ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का सेल जो है वो क्या करता है, पहले एंडोस्पर्म बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा। पहले एम्ब्रायो सैक के अंदर, ये मान लो एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक के अंदर जो है एंडोस्पर्म बहुत सारे न्यूक्लियस बना ले रहा है। ओके, अभी सेल नहीं बना है, अभी सिर्फ क्या बन रहा है, बहुत सारे जो है एगो जो एंडोस्पर्म था वो उसका बस अब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और इस तरीके से जो है ये बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर जो है न्यूसेलर जो है यहाँ पे बन जाएगा। ओके, सेंटर में बनता है, बीचों बीच बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है यहाँ पे निर्माण हो जा रहे हैं। अब ये जो बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया है तो अब क्या होगा, बीच में से जो है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। बीच में से जो है एक गैप अब बनते चला जाएगा। अब जो बीच में गैप प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है ये सब जो है साइड्स में चले जाएंगे। बीच में जब सेंट्रल वैक्यूल बन गया तो ये सारे न्यूक्लियस जो है ये सब कहां शिफ्ट हो गए, साइड में शिफ्ट हो गए। और जब साइड में शिफ्ट हो जाता है तब अब क्या होगा, अब जो है यहाँ पर सेल्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। मतलब पहले बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया और न्यूक्लियस के बाद जो है तब सेल्स का निर्माण स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से ये बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। सेम चीज होता है कोकोनट में। कोकोनट में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है तो जो एकदम साइड साइड में होते हैं वो सब तो सेल में बन जाते हैं और यही जो सफेद जो नारियल हम लोग खाते हैं मेनली, ये सफेद नारियल क्या है, उसका एंडोस्पर्म है। और जो उसका पानी होता है, कुछ नारियल में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो बच जाते हैं और यही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो नारियल पानी के रूप में हम लोग पीते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो है ये जो सेल बन गया, ये सफेद वाला पार्ट हो गया, व्हाइट पोर्शन हो गया कोकोनट का, और जो बीच में जो फ्री न्यूक्लियस जो बच गया है मेनली ये हो जाता है नारियल पानी जो कि पिया जाता है बेसिकली। तो ये हो गया। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पहले होता यह है कि पहले जो एंडोस्पर्म है वो डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। फिर ये जो न्यूक्लियस है ये सब साइड में मूव कर जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे और फिर इसके बाद जो यहाँ पे सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, सेल जो है ये मूव कर जाएगा पेरिफेरी में। पेरिफेरी मतलब होता है साइड, एकदम कोना की तरफ। और फिर क्या होगा, देन सेल नहीं बोलो, न्यूक्लियस बोलो, यहाँ पे सेल नहीं लिखो, न्यूक्लियस जो है ये मूव कर जाएगा पेरिफेरी में। और फिर क्या होगा, फिर जो है सेल फॉर्मेशन होगा। फिर जो है सेल फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह का जो न्यूक्लियर इस तरह का जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाता है कोकोनट। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है कोकोनट में। तो मेनली जो नारियल का पानी होता है वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो हम लोग पीते हैं। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। दूसरा जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब क्या हुआ, सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहले तो न्यूक्लियस बटा था, तब बाद में सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। सेलुलर एंडोस्पर्म में दोनों साथ में ही होता चला जाएगा। तो दूसरा जो वेराइटी है, दूसरा टाइप है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रायो सैक है। ओके, इसमें मेनली जो है न्यूक्लियस है। तो जो एंडोस्पर्म है ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1 से 2 बना। ओके, और इस तरीके से ये फर्दर डिवाइड करके जो, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन और न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ सेल डिवीजन साथ में हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही न्यूक्लियस और सेल डिवीजन दोनों साथ में चलते जा रहा है। फिर 2 सेल, 2 से यहाँ पे 4 सेल बनेगा।
और इस तरीके से बहुत सारे जो है एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब ये हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन, फिर सेल डिवीजन, फिर न्यूक्लियस डिवीजन, फिर सेल डिवीजन, ये साथ में ही कंटिन्यू होता है। न्यूसेलुलर में क्या था? इसमें था कि पहले बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, जब बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया तब उसके बाद जो है सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ है। बट यहाँ पर न्यूक्लियस और सेल डिवीजन दोनों साथ में ही कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर लिखें तो न्यूक्लियस डिवीजन जो है इज फॉलोड बाय सेल डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन जो है ये सेल डिवीजन के बाद होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तुम्हारे पास तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है दतूरा या फिर बालसम। ओके, तो कुछ पौधे जो है दतूरा, बालसम, इन सब में जो है सेलुलर डिवीजन होता है। ओके, तो ये दो हो गया। तीसरा बात करें तो तीसरा जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का टाइप होता है, वो होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है? तीसरा जो टाइप है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीसरा जो एंडोस्पर्म है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म का बात करें तो मेनली ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों का न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों का ये मिक्सचर होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या हो रहा है, एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक के अंदर जो है जो एंडोस्पर्म बना है, ओके, ये डिवाइड करता है दो सेल्स में, एक चलाजल साइड और एक छोटा सा चलाजल साइड, और बड़ा सा जो ये अनइक्वल डिवीजन होगा, यहाँ पे एक छोटा सा सेल जो है चलाजल साइड और एक बड़ा सा सेल जो है माइक्रोपाइलर साइड बनेगा। ठीक है, अब ये जो चलाजल साइड होता है ये डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि जो माइक्रोपाइलर साइड होता है ये डिवाइड करता है फ्री न्यूसेलर की तरह। मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बनाने के बाद तब सेल डिवीजन जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, हेलोबियल एंडोस्पर्म मेनली ये होता है कि यहाँ पर पहले तो दो सेल बना, दो सेल सेल की तरह, न्यूक्लियस और सेल डिवीजन साथ में हुआ। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो चलाजल साइड जो सेल था वो डिवाइड नहीं करेगा और जो माइक्रोपाइलर साइड सेल था वो डिवाइड करता है। और डिवाइड करके जो है, और डिवीजन भी किस तरीके से, न्यूक्लियस वाले की तरह, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया और फिर उसके बाद जो है सेल का निर्माण करेगा। इस तरह का डिवीजन जो है मोस्टली किस में देखने को मिलता है, मोस्टली जो है मोनोकॉट प्लांट्स में जो है देखने को मिलेगा। इस तरह का डिवीजन जो है ज्यादातर मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स के उदाहरण की बात करने जैसे कि, तो एग्जांपल हो जाता है वीट, पैडी, ये सब जो है मोनोकॉट होता है। तो मोनोकॉट में हो गया वीट, पैडी, ये सब। तो इन सब में जो है हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हो गया किस तरीके से जो है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में जो है यहाँ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे मेनली जो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को लेकर। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ जो है जाइगोट को लेकर यहाँ पे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। अब इससे पहले हमने देखा किस तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट के लिए, और जाइगोट फिर तब डेवलप करेगा और एम्ब्रायो बनाएगा। तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनी या फिर एम्ब्रायोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रायो बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको एम्ब्रायोजेनी या एम्ब्रायोजेनेसिस कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा जाइगोट बना। अभी जाइगोट क्या करेगा, धीरे धीरे साइज में बड़ा होगा, ये अपना जो सेल वॉल प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से, और जब ये मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, तो जाइगोट जो है ये डिवाइड कर जाएगा। जाइगोट जो है ये डिवाइड कर जाएगा माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, और जाइगोट डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, एक बड़ा सा जो है सस्पेंसर सेल और एक छोटा सा जो है एम्ब्रायोनल सेल। यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, एक लार्ज सस्पेंसर सेल
और एक छोटा सा जो है एम्ब्रायोनल सेल। एम्ब्रायोनल सेल जो है ये चलाजल साइड बनता है, जिस साइड चलाजा होता है उस साइड एम्ब्रायोनल सेल बनता है, और सस्पेंसर जो है ये माइक्रोपाइलर साइड बनता है इस तरीके से। अब ये जो सस्पेंसर सेल है ये क्या करेगा, सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब क्या होता है, जैसे एक सेल है तो ये डिवाइड करेगा ऊपर नीचे, एक सेल जो है ये डिवाइड करेगा ऊपर नीचे, ट्रांसवर्सल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन साइड वाइज, एक सेल है ये साइड वाइज डिवाइड कर रहा है। तो सस्पेंसर सेल क्या करता है, सस्पेंसर सेल जो है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन शो करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन सॉरी, ये ट्रांसवर्स डिवीजन शो कर रहा है। और ये दो सस्पेंसर सेल, यही एम्ब्रायोनल सेल नीचे की तरफ क्या करेगा, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन शो करेगा। ठीक है, सस्पेंसर सेल ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन बोलेंगे इसको। ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब साइड वाइज डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरीके से जो है पूरा ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये सस्पेंसर सेल्स हैं सब, और नीचे ये जो एम्ब्रायोनल सेल है ये पूरा जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है जहां पे गोला की तरह दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रायो। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रायो होता है फिर से ये और डिवाइड करेगा और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। कुछ इस तरीके का बढ़ जाता है मेनली। ये जो एम्ब्रायो बनता है इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रायो। इसको बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रायो। और यही एम्ब्रायो जो है मेनली क्या हो जाएगा, ये अब नीचे वाले को थोड़ा ज्यादा जूम करेंगे। ये सस्पेंसर है, ये एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में देखिएगा क्या, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कॉटलीडन कहलाएगा। नीचे की तरफ प्ल्यूमूल होता है और ऊपर की तरफ जो है रेडिकल होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो जो है तो मतलब थोड़ा सा सेल डिवीजन हो रहा है, सेल बन रहा है। प्रिमिटिव बोल सकते हो, सिंपल एम्ब्रायो। फिर ये ग्लोबुलर टाइप बनाते हैं, नीचे गोला। फिर ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप, और हार्ट शेप के बाद जो है फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रायो बन जाएगा, जिसमें मेनली 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉटलीडन हो गया, प्ल्यूमूल हो गया और रेडिकल हो गया। कॉटलीडन क्या होता है मेनली, कॉटलीडन वो पार्ट होता है जो रिजर्व फूड रखेगा, मतलब भोजन को स्टोर करके जो है कॉटलीडन रखता है। प्ल्यूमूल वो पार्ट होता है जिससे शूट डेवलप करेगा। प्ल्यूमूल से क्या होगा, प्ल्यूमूल से जो है शूट का डेवलपमेंट होगा। और रेडिकल से क्या होता है, रेडिकल से जो है रूट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं, ये तीनों एम्ब्रायो के अंदर रहेंगे, कॉटलीडन, प्ल्यूमूल और रेडिकल। कॉटलीडन रिजर्व फूड होता है, प्ल्यूमूल जो कि शूट डेवलप करेगा, और रेडिकल जो है ये रूट डेवलप करता है। ओके, तो ये हो गया मेनली जो है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। सबसे पहले एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, हार्ट शेप एम्ब्रायो, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रायो, और इस तरीके से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ। अब ये एम्ब्रायो मेनली क्या है, ये एम्ब्रायो जो है एक तरह के सीड के अंदर होता है। तो जो ओव्यूल की जो कवरिंग्स होती हैं, जो कवरिंग है, वो कवरिंग क्या करती हैं, वो कवरिंग बन जाती हैं सीड की कवरिंग। तो मेनली अगर याद हो तो ओव्यूल में 2 कवरिंग था जिसको हम बोलते थे इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट्स। यही इंटेगुमेंट्स जो होते हैं ये सीड के कवर का काम करेंगे, मतलब सीड को बाहर से ढक के रखेंगे। तो यहाँ पर जो आउटर इंटेगुमेंट होता है ये टेस्टा कहलाता है, और जो इनर इंटेगुमेंट होगा सीड के केस में उसको टेगमेन बोलेंगे। तो टेस्टा और टेगमेन जो है ये दोनों सीड कोट का काम करते हैं, बाहर से सीड को ढक के रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं।
तो ये चीज है। तो सीड कोट सबसे आउटर कवरिंग। सीड कोट के अंदर क्या है? तो सीड कोट के अंदर है एम्ब्रायो, ठीक है, ये चीज है। किसी किसी में जो न्यूसेलस होता है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था, तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें न्यूसेलस बच जाता है, तो वैसे सीड जिसमें न्यूसेलस बच जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। कुछ सेल्स होते हैं जिसमें ओव्यूल का जो न्यूसेलस होता है वो रिमेन हो जाता है, ये बच जाता है, तो वैसे सेल को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओके, और कुछ सेल में जो है मेनली आपको ज्यादातर सब में ही ये सब पार्ट्स तो दिखाई देगा ही, रेडिकल, प्ल्यूमल, कॉटिलिडन, ये मुख्य रूप से जो है रहता है सीड के अंदर। तो अब देखते हैं जरा सीड के स्ट्रक्चर को लेकर कि सीड का कैसा स्ट्रक्चर है उसको। देखिए मेनली सीड जो होता है ये दो तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं कॉटिलिडन, तो सीड जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है, मोनोकॉट सीड हम किसको बोलते हैं? तो मोनोकॉट सीड वैसे सीड्स होते हैं जिनके पास सिंगल कॉटिलिडन होता है, इसके पास जो है एक ही कॉटिलिडन है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात किया जाए तो वीट हो गया, मेज हो गया, या फिर पैडी, ये सब जो होता है मोनोकॉट प्लांट होते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं वो पूरा देखोगे, मतलब इनको डिवाइड कोई बंटवारा नहीं है, पूरा एक ही रहता है, ये टूटा हुआ नहीं है, कॉटिलिडन पूरा एक ही है। उसके अलावा जो है दूसरा जो टाइप होता है ये होता है डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड मतलब क्या हो गया? यहां पर जो है दो कॉटिलिडन होता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गया ग्राम चना जो होता है, या फिर पी हो गया, या फिर बीन्स हो गया, ये सब जो होता है डाइकॉट होता है। जैसे चना को अगर हम छील लें तो ऊपर का छिलका क्या हो जाएगा? चना के ऊपर का छिलका जो है वो हो जाएगा सीड कोट। सीड कोट के दो पार्ट, आउटर जो है टेस्टा, इनर टेगमेन। ओके, उसके अलावा जो इसके अंदर क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा ये सब जो एक्सेस होता है, ठीक है, रेडिकल, प्ल्यूमल, कॉटिलिडन, ये सब उसके अंदर जो है रहता है। ओके, तो सीड मेनली जो है दो तरीके के होते हैं, एक है मोनोकॉट सीड और दूसरा जो है डाइकॉट सीड। ओके, और सीड का डेवलपमेंट हुआ कहां से है? तो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ही बनाता है सीड, ओव्यूल ही चेंज हो जाता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर मेनली जो सीड बना है वो ओव्यूल से बना हुआ है। ओके, आगे देखते हैं अब जरा डाइकॉट सीड के बारे में। डाइकॉट सीड जो होता है ये कैसा होता है, क्या है इसको लेकर। डाइकॉट सीड की बात करें डाइकॉट सीड में ये हो गया दोनों जो है बाहरी कवरिंग, जिसमें जो है सबसे बाहर टेस्टा और उसके अंदर जो है टेगमेन, दोनों को मिला के बोलते हैं सीड कोट। और ये बना कहां से सीड कोट? सीड कोट बनता है ओव्यूल के इंटेगुमेंट से, ठीक है। उसके अलावा ये जो दोनों हैं इन दोनों को बोलेंगे कॉटिलिडन। ये जो दोनों हैं ये हो गया कॉटिलिडन, और यहां पर होता है एम्ब्रायोनल एक्सेस। जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें दो चीजें आती हैं, एक है रेडिकल और दूसरा जो है प्ल्यूमूल। रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होगा और प्ल्यूमूल से जो है शूट का डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज तुम्हारे पास, तो ये हो गया डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर। यहां पर रेडिकल जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है प्ल्यूमूल के ऊपर। प्ल्यूमूल के ऊपर जो होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, सॉरी एपिकोटाइल। सिमिलरली रेडिकल के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है
जिसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। ओके तो प्ल्यूमुल के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको एपिकोटाइल बोलते हैं। सिमिलरली रेडिकल के ऊपर भी जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से। मेन पार्ट्स क्या हैं इसके, एक तो सीड कोट है, सीड कोट में टेस्टा टेगमेंट हो गया, उसके अलावा जो कॉटलीडेंस है और एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस में रेडिकल और प्ल्यूमुल। रेडिकल का जो कवरिंग होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, प्ल्यूमुल का जो कवरिंग होता है इसको एपिकोटाइल बोलते हैं। मेनली ये प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है। तो जब सीड जो है ये थोड़े समय तक क्या रहता है, थोड़े समय तक ये इनएक्टिव स्टेज में रहता है। इनएक्टिव स्टेज कहने का मतलब क्या है कि जब तक इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेगा। प्रॉपर कंडीशन मतलब इसको जो है न्यूट्रिएंट्स और सॉइल, एयर, वाटर ये पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा है, तब तक ये जो इनएक्टिव स्टेज में रहता है। और ये जो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है इसको बोलते हैं डोरमेंसी। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को बोलते हैं डोरमेंसी। और ये डोरमेंसी कब ब्रेक होगा? डोरमेंसी तब ब्रेक होता है जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब इसको प्रॉपर वाटर, न्यूट्रिएंट्स ये सब मिलेगा, तो सीड जो है वो ग्रो कर जाएगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, छोटा सा पौधा जो ऐसे निकल जाएगा। जैसे क्या होता है, चना होता है, चने को अगर हम भिगो के रख देते हैं थोड़े समय तक, क्या होता है, चना जो है अंकुरित हो जाता है। तो ये अंकुरित क्या है, एक तरीके से वो जर्मिनेट कर रहा है। उसको जब प्रॉपर कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट करने लग रहा है। तो सीड को भी जब हम रोप देते हैं या कहीं पर भी मिट्टी में डाल देते हैं तो वहां पर उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर जो है वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, तो उस समय सीड जो है अपने डोरमेंसी की कंडीशन को, डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेट को जो है तोड़ देगा और वो जर्मिनेट करके जो है नया पौधा बना लेगा। सबसे पहले जो रेडिकल होता है वो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रेडिकल जो है ये रूट बनाएगा और फिर उसके बाद जो है शूट का निर्माण होता है। शूट मतलब क्या हो गया, जो ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन होता है सबको शूट बोलते हैं। जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये सब ऊपर का पार्ट है। तो ये सब जो है प्ल्यूमुल से बन रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अगर मोनोकोट सीड को लेकर, तो मोनोकोट सीड भी कुछ इसी तरीके का होता है, बस फर्क है कि वहां पर एक कॉटलीडन होगा। यहां पे भी सबसे बाहर जो सीड कवरिंग, सीड कवर, उसके अलावा ये है कॉटलीडन। इसका जो कॉटलीडन होता है इसको एक अलग नाम दिया गया है, स्क्यूटेलम। तो यहां पर कॉटलीडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। और इधर होता है इसका जो है एम्ब्रायोनल एक्सिस। इधर होता है इसका एम्ब्रायोनल एक्सिस, जहां पर नीचे जो है रेडिकल और ऊपर जो है प्ल्यूमुल। रेडिकल जो है प्रोटेक्टेड होता है बाय द कवरिंग। रेडिकल यहां पर ही प्रोटेक्टेड है बाय कवरिंग, जिसको बोलते हैं कोलियोरहेजा। और प्ल्यूमुल भी कवर्ड होता है बाय कोलियोप्टाइल। तो कोलियोरहेजा और कोलियोप्टाइल जो है रेडिकल और प्ल्यूमुल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा एम्ब्रायोनल एक्सिस और कॉटलीडन के बीच में एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है। एम्ब्रायोनल एक्सिस और कॉटलीडन के बीच में एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है। इस प्रोटीनेशियस लेयर को बोलते हैं एलिरोन लेयर। दोनों को सेपरेट करने का कार्य करता है एलिरोन लेयर। तो ये हो गया सीड डाइकोट का ये है, और मोनोकोट का सीड हो गया इस तरीके से। क्या है, सीड कोट है, उसके अंदर जो कॉटलीडन है, यहाँ पे सिंगल कॉटलीडन, यहाँ पे दो कॉटलीडन था। और यहाँ पे भी जो एम्ब्रायोनल एक्सिस है, एम्ब्रायोनल एक्सिस में रेडिकल और प्ल्यूमुल। रेडिकल को कवर किया जाता है कोलियोरहेजा और प्ल्यूमुल को कवर किया जाता है कोलियोप्टाइल। वो मेनली प्रोटेक्ट करता है ताकि जो है जब ग्रो करे तो उसको सपोर्ट रहे। तो इस तरीके से ये हो गया सीड का स्ट्रक्चर। ओके, देखिएगा जो हमने देखा था कि एंडोस्पर्म, तो जब एम्ब्रायो का ग्रोथ होता है, जब जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रायो में, तो कभी कभी क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के दौरान, किस चीज के दौरान, जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाता है। कुछ सीड में जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।
तो वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है उसको बोलते हैं एग्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। जाइगोट जब डेवलप करता है तो पूरा एंडोस्पर्म खर्च हो चुका है, तो जब वैसा सीड जिसमें पूरा एंडोस्पर्म खर्च हो चुका है उसको बोलते हैं एग्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है जब जाइगोट डेवलप करता है तो कुछ एल्ब्यूमिन बच जाता, कुछ जो है एंडोस्पर्म बच जाता है, तो जिसमें कुछ एंडोस्पर्म बच जाएगा उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो सीड दो तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उसमें एंडोस्पर्म बचा है या नहीं बचा है। जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है तो जाइगोट एंडोस्पर्म यूज करता है, तो अगर सीड में एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो चुका है तो इसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और अगर सीड में जो है एंडोस्पर्म बाकी है तो इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो एंडोस्पर्म के आधार पर भी सीड दो तरीके का होता है, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ये था मेनली जो है सीड को लेकर। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा कि सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो मेनली सीड का डेवलपमेंट होता है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, अब बात किया जाए कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जहां पर मेनली जो है सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या होता है? तो एपोमिक्सिस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे ग्रासेस वगैरह में होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इस प्रक्रिया को बोलते हैं एपोमिक्सिस। और ये मेनली देखोगे तो ग्रासेस वगैरह में जो है ये एपोमिक्सिस की प्रक्रिया जो है होती है। तो एपोमिक्सिस की प्रक्रिया जो ग्रास वगैरह में जो है आपको देखने को मिल रहा है। ग्रासेस के अलावा बात करें तो एस्ट्रासी फैमिली जो है, एस्ट्रासी फैमिली में भी जो एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। मेनली एक तरीके का ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो है दिख जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो सीड्स में हमने देखा कि भाई दो तरीके का सीड है, एक तो है एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है? जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान इसमें जो है एंडोस्पर्म उपस्थित होगा। जैसे कि बात किया जाए तो पी हो गया, पी बोलो सॉरी, व्हीट हो गया, मेज हो गया, इन सब में जो है एंडोस्पर्म बच जाता है आफ्टर जाइगोट का डेवलपमेंट। उसी से बात किया जाए तुम्हारे पास तो कुछ सीड्स होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब हो जाएगा कि उनके पास एंडोस्पर्म नहीं बच रहा है। तो दूसरा जो वैरायटी मिलेगा एग्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। इसका क्या मतलब होता है? सारा जो एंडोस्पर्म है यूज्ड अप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, इन सब में जो है एल्ब्यूमिनस खत्म हो जाता है। तो ये तीन शब्द ध्यान रखिएगा। एपोमिक्सिस इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस की एल्ब्यूमिनस की बात करें तो एल्ब्यूमिनस क्या होता है? वैसा सीड जिसमें जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान जो है एंडोस्पर्म बच जाता है, जैसे कि व्हीट और मेज। उसके अलावा एग्स एल्ब्यूमिनस तो ये नॉन एल्ब्यूमिनस कहलाता है। इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म जो है वो
खर्च हो जाता है डेवलपमेंट के दौरान, जैसे कि मटर हो गया, पीस हो गया, तो इन सब में एंडोस्पर्म जो है खर्च हो जाता है। तो ये हो गया सीड के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं फ्रूट को लेकर। तो फ्रूट बनता कैसे है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है, ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है ये बदल जाता है फ्रूट में। ओके, अब फ्रूट में बात करें तो मेनली यहां पर देखिएगा स्टडी ऑफ फ्रूट को बोलते हैं पोमोलॉजी। ओके, फ्रूट के स्टडी को बोला जाता है पोमोलॉजी। और यहां पर इसके भी मुख्य रूप से बात किया जाए तो जो ओवरी का कवरिंग है वो यहां पर इसका आउटर कवरिंग बन जाता है, जो कि कहलाता है पेरिडर्म। तो फ्रूट की बात करें तो स्टडी ऑफ फ्रूट जो होता है इसको कहता है पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ठीक है, फ्रूट का जो आउटर कवरिंग होता है इसको पेरिकार्प कहते हैं, नॉट पेरिडर्म, इट्स पेरिकार्प। ठीक है, फ्रूट का जो कवरिंग होता है आउटर, इसको पेरिकार्प कहा जाता है। और इसके अंदर बीच में जो है क्या रहता है? सीड। ओके, बीच में रहता है सीड। ओके, अब देखो पेरिकार्प मेनली क्या होगा? पेरिकार्प में भी आपको अलग अलग सीड में अलग अलग यहाँ पे डिविजन दिखाई देगा। मोस्टली पेरिकार्प 3 लेयर को मिला के बनता है। एकदम जो सीड के पास लेयर होता है इसको बोलेंगे एंडोकार्प। ओके, फिर एक बीच में लेयर है जिसको बोला जाता है मेसोकार्प। और आउटर लेयर जो होता है इसको बोलते हैं एपिकार्प। और ये तीनों लेयर को मिलाकर एंडो, मेसो, एपिकार्प, तीनों लेयर को मिलाकर कहा जाता है पेरिकार्प, जो मेनली जो है फ्रूट का कवरिंग हो गया। अब फ्रूट क्या ओवरी से बन रहा है या किसी और पार्ट से बन रहा है, इस आधार पर फ्रूट को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपके पास है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? मेनली ये डेवलप करता है ओवरी से। ठीक है, तो ऐसा फल जो ओवरी से बन रहा है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। नॉर्मली ज्यादातर जो फल हमारे पास होते हैं सब ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं। ओके, एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या है? ओवरी के अलावा भी कुछ अन्य पार्ट्स हैं जिनसे फल बनता है, जैसे कि इन केस ऑफ एप्पल थैलेमस जो होता है थैलेमस फ्रूट बनाता है। तो एप्पल की बात करें तो एप्पल में क्या है? एप्पल में जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो थैलेमस से हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरी का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, थैलेमस जो है ये फ्रूट बनाने में हेल्प कर रहा है। तो अगर ओवरी से फल बन रहा है तो इसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फल बन रहा है तो इसको जो है फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मेनली जैसे मैंगो का पौधा होता है, अगर मैंगो का जो फल है तो मैंगो के फल की बात करें तो उसमें क्या देखिएगा, अंदर जो सीड होता है, ठीक है, उसमें जो बीच में जो मेसोकार्प होता है, मैंगो का मेसोकार्प एडिबल होता है, वही हम लोग खाते हैं मेनली। पीला पीला जो है मैंगो का जो मेसोकार्प होता है वही एडिबल होता है। वहीं बात किया जाए अगर कोकोनट को लेकर, कोकोनट के फल को ड्रूप कहते हैं, ड्रूप। तो जो कोकोनट का जो फल होता है मेनली उसमें बात किया जाए तो उसमें जो ईटेबल पोर्शन होता है वो होता है एंडोकार्प। ठीक है, मैंगो की बात करें तो मैंगो में एडिबल पोर्शन क्या होता है? मैंगो का एडिबल पोर्शन जो होता है ये होता है मेसोकार्प। वहीं कोकोनट जिसके फल को बोलते हैं ड्रूप, इसका जो एडिबल पोर्शन होता है खाने लायक क्या है? एंडोकार्प। तो ये चीज कहीं कहीं क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी फल का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर फल का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन से होता है तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और वैसे फल को बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के जो है फ्रूट का निर्माण हो रहा है, और ऐसा फल जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करता है उसको पार्थेनोकार्पिक फल बोलेंगे। जैसे कि बनाना, बनाना की बात किया जाए तो बनाना जो है ये पार्थेनोकार्पिक होता है, मेनली बिना फर्टिलाइजेशन के जो है इसको प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये चीज होगा आपके पास। शब्द जो आपको मिलता है वो है पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब क्या होता है? मेनली सीड के अंदर एक एम्ब्रायो उपस्थित होता है,
ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो उपस्थित हो। जैसे कि ऑरेंज के अगर सीड्स को देखें ना, उसको अगर हम दबाएं पूरा, तो अंदर से जो आपको उसमें जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, जो मेनली जो है क्या होता है, जो एम्ब्रायो होता है। तो वैसा सीड जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रायो आपको दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। ये ज्यादातर जो है जो साइट्रस वगैरह जो फल होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, इनमें पॉली एम्ब्रायोनी होता है। तो पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब क्या होता है? पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब होता है मोर देन वन एम्ब्रायो। ठीक है, एक शब्द है पॉली एम्ब्रायोनी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है मोर देन वन एम्ब्रायो। और ये मेनली साइट्रस फ्रूट्स में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है, पॉली एम्ब्रायोनी। तो ये इस चैप्टर में पूरा जो मिला के ये सब यही इसका समरी है, यही इसका जो सार है, जहाँ पे हमने क्या क्या देखा है कि किस तरीके से फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एक फूल है वो जो है रिप्रोडक्शन में किस तरीके से सहयोग कर रहा है, गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, और एंड में हमने सीड और फ्रूट को देखा। इस चैप्टर में बस इतना ही। ये चैप्टर इसी में समाप्त होता है। थैंक यू।